हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज वाली वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपने पढ़े होंगे तभी इसको जवाब दे सकते हैं, तुक्का लगा के आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में 2 बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी जानोगे, साथ ही साथ एक क्वेश्चन से कितने आप क्वेश्चन नए बना सकते हो वो भी देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है, तंतु के तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जूट का पौधा, ऑप्शन बी फ्लेक्स का पौधा, ऑप्शन सी कपास का पौधा, ऑप्शन डी हेम्प का पौधा। आपसे पूछा गया कि लेनन का जो तंतु होता है किससे प्राप्त होता है, पेड़ से, पत्ती से, छाल से, किससे तैयार होता है। आपको बताना है कि फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन जो तना वाला हिस्सा होता है आपके पेड़ से 3 प्रकार के रेशे तैयार होते हैं। एक तो होता है तने से प्राप्त होता है, और एक तो आपका बेज से तैयार होता है, और एक पत्तियों से तैयार होता है। लेकिन जो लीलन का होता है वो तने से प्राप्त होता है, लेकिन जो फ्लेक्स का पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। लीलन का जो वनस्पतिक नाम होता है उससे आप बताएंगे लीनम से टिटिसियम होता है। लीलन की जब खेती की जाती है ना तो उसका समय लगता है। कितना समय लगता है आप बताना होगा। 1 साल का समय लगता है। अगर दिन का पूछा जाए तो आप बताना 200 दिन का समय लगता है। ठीक है, लीलन की जब खेती की जाती है ना तो उसमें जब देखो कोई भी जब लगाते हो पेड़ तो आप पेड़ को खुद लगाते हो ना, यानी कि आप बीज लगाते हो, कुछ भी लगाते हो तब तो आपका तैयार होता है। जब लीलन को लगाया जाता है, खेती की जाती है तो 2 प्रकार से की जाती है। जब बीज लगाया जाता है कि जब बीज को जमीन में गाड़ा जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, उससे जो बीज से प्राप्त होता है लीलन की जो फ्लेक्स का पौधा होता है, आपको बताना है जो लिनसीड का तेल होता है, जो आपके घर में पेंट आता है, पॉलिश आता है, चिकने कपड़े होते हैं, ये जब बीज लगाते हैं लीलन का तब वो तैयार होता है आपका। ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जब दूसरी खेती की जाती है, यानी कि जब रेशा लगाते हैं लीलन का तो क्या निकल के आता है, 2 फूल निकल के आते हैं। एक होता है नीला फूल, ठीक है, एक होता है नीला फूल और एक होता है सफेद फूल। अगर सफेद फूल निकला है तो क्या होगा, लीलन अच्छी क्वालिटी होगा। लेकिन जब सफेद वाला फूल निकलेगा तो समझो कि लीलन की निम्न क्वालिटी होगा। ठीक है, तो हमने लीलन की खेती जब बताया कि 2 प्रकार से खेती की जाती है। जब बीज को लगाते हैं तो प्राप्त होता है लिनसीड का तेल, पेंट तैयार होता है, चिकने कपड़े हो गए और लिनोलियम हो गया, पॉलिश हो गया, ये प्राप्त होता है। लेकिन जब लीलन का जब रेशा लगाते हैं, ठीक है, यानी कि लीलन की जब खेती की जाती है, फ्लेक्स का जब पौधा लगाते हैं तो जब रेशे को लगाते हैं तो 2 फूल निकल के आते हैं। एक होता है नीला फूल होते हैं, एक होता है सफेद फूल। नीला फूल वाला पौधा कैसा होगा, ये उत्तम कोटि वाला लीलन होगा, और जब सफेद फूल वाला होगा वो कैसा रेशा होगा, वो निम्न कोटि वाला लीलन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया था कि लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है, आपको बताना था कि फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। चलिए, जो भी आपका छूट गया था मैं यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा दूंगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है सीसल कौन सा रेशा है, यानी कि प्राकृतिक है या फिर आपका कृत्रिम जगत का है। तो आपसे पूछा गया सीसल कैसा रेशा है। ऑप्शन ये है कृत्रिम रेशा, बी ऑप्शन है बीज वाला रेशा, सी ऑप्शन तने वाला रेशा, डी ऑप्शन होता है पत्ती वाला रेशा। तो सीसल कैसा रेशा होता है आपको बताना है, ये पत्ती वाला रेशा होता है। पीना सीसल पढ़ते हो ना, तो पीतल कैसा होता, सीसल कैसा रेशा होता है, ये पत्ती वाला रेशा होता है। और इसका उपयोग जो होता है समुद्री जहाज में लंगर का रस्सा और जो औद्योगिक कल कारखाने होते हैं वहां पे किया जाता है। यानी कि जो बड़े पैमाने में जो किया जाता है, जो समुद्री जहाज होती है उसमें आपका सीसल का रस्सी बनाकर किया जाता है। रस्सी नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे गद्दे हो गई, चटाई हो गई, चारपाई हो गई, ठीक है, जो रस्सी हो गई, इन सब का प्रयोग किया जाता है आपका सीसल वाला, यानी कि सीसल के तने से। वर्तमान में जो इसका प्रयोग हो जाता है ना, बहुत सारी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रस्सी या फिर किया जाता है, उससे कागज भी बनाया जाता है, ठीक है, चारपाई भी बनाई जाती है, बहुत सारे इससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो सीसल कैसा रेशा होता है आपको बताना था, तो आपने क्या बताया, ये पत्ती वाला रेशा होता है। ठीक है, चलो देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कपास के रेशे की लंबाई पूछी गई, यानी कि कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है। आपके पास क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन है 1.5 से लेकर के 2.5 इंच, बी ऑप्शन है 1.5 से लेकर के 5 इंच, सी ऑप्शन होता है 1.5 से लेकर के 3.5 इंच, डी ऑप्शन होता है 12 इंच से लेकर के 20 इंच। आपसे कपास के रेशे की लंबाई पूछी गई है। देखो कपास कैसे रेशा होता है, आपने देखा है जो कपास के रेशे होते हैं उसका जो मापन होता है इंच में किया जाता है। यानी कि कैसा रेशा होता है, स्टेपल रेशा होता है, जो जिसका मापन किस में किया जाता है, तो 1.5 इंच से लेकर के 2.5 इंच का रेशा होता है। जो कैसा रेशा होता है, स्टेपल रेशा होता है, लेकिन प्राकृतिक जगत का रेशा होता है। ठीक है, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल फाइबर जाना जाता है, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर जाना जाता है, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है, कपड़ों का राजा कहा जाता है। यानी कि इस रेशे को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। और जो आपका कपास होता है, हमने बताया था कोयटम, यानी कि कॉटन कहा जाता है कपास को ना, तो जो आपका कॉटन होता है वो अरबिक जो भाषा होता है उससे बना हुआ होता है, यानी कि ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी जब 5000 साल पहले इस रेशे का प्रयोग में लाया, यानी कि अभी ये नया रेशा आपका बन के नहीं तैयार हुआ है, ये 5000 वर्ष पहले ही इस रेशे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है,
आपसे क्या यहाँ आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कपास की लंबाई कितनी होता है, तो आपको बताना है ये स्टेपल वाला रेशा होता है, यानी कि छोटा रेशा है, इसके मेजरमेंट इंच में किया जाता है, तो आपके बताएंगे 1.5 से लेकर के 2.5 इंच का रेशा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, जलने के पश्चात लीलन के तंतु की राख का रंग होता है, यानी कि जब जलता है आपका लीलन तो किस तरह से आपका यहाँ पे प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ये है भूरा, बी ऑप्शन होता है काला, सी ऑप्शन होता है ग्रे, डी ऑप्शन होता है लाल। अब आपको बताना है कि क्या बताएंगे। देखिए जो लीलन होता है ना, इसमें फफूंदी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, और कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं। नहीं, कीड़े इसमें जो आपका लीलन होता है इसमें कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ फफूंदी जल्दी लगती है। लेकिन हाँ जब गीली अवस्था में होती है तो इसकी जो मजबूती रहती है लीलन की, उसका 20% तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो आपका लीलन होता है वो हमने अभी आगे बताया था कि जो नीले फूल वाला होगा वो उत्तम श्रेणी वाला होगा, और जो सफेद वाला होगा वो निम्न क्वालिटी होगा, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीले रंग वाला फूल वाला लीलन जो होता है कैसा होता है, तो आपको बताना है कि सबसे अच्छा यानी कि उत्तम श्रेणी वाला लीलन कैसा होता है, नीले फूल वाला होता है। निम्न वाला कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया जलने बाद कैसा होगा, आप बताना कि भूरा होता है, यानी कि जलने के पश्चात लीलन की जो तंतु होती है उसका रंग कैसा होता है, आपको बताना है कि ये होता है भूरा रंग का होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको कुछ और बता देती हूँ, जो आपका लीलन रेशा होता है वो कैसा होता है, वो लंबा रेशा होता है, लेकिन लंबा रेशा होता है लेकिन नुकीला होता है, साथ ही साथ चिकना भी होता है और चमकदार होता है। जो आपकी लीलन की जो लंबाई होती है वो 10 से लेकर के 40 होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई होती है 10 से लेकर के 40 होती है। लेकिन जो आपका लीलन होता है ना वो कम, जैसे आपका कपास में देखे थे कैसा रेशा था, ये किंग ऑफ फाइबर होता है। लेकिन हाँ लीलन को भी कम ना समझो, लीलन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो आपकी रेशम जैसी नहीं चमक होती है उसी प्रकार से लीलन की भी चमक होती है, ठीक है। चलो अगला देखा जाए, आपने लीलन के बारे में बहुत जाना कि लीलन की चमक कैसी होती है। जब ये लीलन गीला होगा तो 20% इस तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है, इस पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं लेकिन फफूंदी जल्दी नहीं लगती है, और ये ताप का अच्छा सुचालक होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके जलने पर कागज की जो गंध होती है ना उसी तरह इसकी गंध भी आती है, और गंध कैसा होगा तो कागज की तरह होगा, और जलने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भूरा कलर के होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है, ठीक है, अच्छा सुचालक यानी कि अब देखो अभी आगे क्वेश्चन देखा था कि लीलन वाला क्वेश्चन, तो हमने बताया था कि लीलन क्या होता है, ताप का अच्छा सुचालक होता है, यानी कि ताप का सुचालक होता है। तो अब यहाँ पे आपको बताना कि ऐसा कौन सा रेशा होता है। अब यहाँ पे आपको लीलन ऑप्शन नहीं दिया है, अब आपको बताना है कौन होता है। ऑप्शन ये है रेशम, बी ऑप्शन होता है ऊन, सी ऑप्शन होता है नायलॉन, डी ऑप्शन होता है कपास। देखो हमने बताया था कि जो आपका कपास का रेशा होता है और लीलन का रेशा कुछ मिलते जुलते हैं, यानी कि जैसा आपका कपास होता है ना गर्मी में पहनते हो, वैसे लीलन को भी गर्मी में पहनते हो, क्योंकि ताप का सुचालक होता है। सुचालक मतलब कि आप ठंडी में पहनोगे, सुचालक मतलब कि उसे गर्मी में पहनोगे, ठीक है, यानी कि जो ठंडक प्रदान करता है उसे आप कहोगे सुचालक, और जो गर्मी प्रदान करेगा वो कहोगे कि कुचालक होता है। तो आपका कपास क्या होता है, ये ताप का अच्छा सुचालक होता है। कुचालक की बात करें तो आपका ऊन होता है, आपका रेशम होते हैं ना, तो ये सब कैसे रेशे होते हैं, आपके कुचालक होते हैं। लेकिन जो आपका कपास होता है ये ताप का अच्छा सुचालक होता है, जिससे आपको गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगी, बल्कि आपको क्या होगा, शीतलता, यानी कि आपको अच्छा अनुभव होगा, ठीक है। यानी कि जो शायद सूती में जो आपका कपास को क्या कहोगे, सूती वस्त्र कहोगे। सूती वस्त्र में ताप की जो सहने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप क्या करो, इसे उबलते हुए पानी में आकर डालकर धोया जाए ना तो ये क्या करेगा, ये विसंक्रमित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, तंतु को जो ताप का अच्छा सुचालक होता है वो आपका होता है कपास होता है, ठीक है। बाकी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए वस्त्रों रेशे को राजा किसे कहा जाता है, यानी कि वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है। आपसे रेशे के कहा जाए या फिर वस्त्रों का कहा जाए, बात एक ही है। ऑप्शन ये है लीलन, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है जूट। हमने आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको ये बातें पहले ही बता दिया है कि वस्त्रों का राजा किसे कहेंगे, वस्त्रों की रानी किसे कहेंगे। अगर वस्त्रों की रानी कहे तो आप रेशम को बताना, अगर वस्त्रों का राजा कहे तो आप किसे बताओगे, कपास को बताओगे। यानी कपास क्या होता है, किंग ऑफ फाइबर होता है, कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। या कपास जो आपका होता है या प्राकृतिक जगत के जो तंतु वाला रेशा होता है उससे प्राप्त होने वाला होता है। तो आप क्या जाने, कपास क्या होता है, जो बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। ऑप्शन ये है लचीलापन, ऑप्शन सी है विकेबिलिटी, सी ऑप्शन होता है लाफ्ट, सी डी ऑप्शन होता है प्रतिस्कंदन। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, आप क्या बताओगे कि लाफ्ट होती है, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन क्या है।
अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बोलनी ऊन को कहते हैं। ऑप्शन ये है मेरूनो ऊन, बी ऑप्शन होता है पेशम, सी ऑप्शन होता है सहतूत, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मेरूनो ऊन को। तो मेरूनो ऊन जो होता है वो प्रथम श्रेणी यानी कि जो उत्तम श्रेणी का जो ऊन होता है उसे आप कहेंगे मेरूनो ऊन को कहेंगे। जो आपकी स्पेन देश है यानी कि 13वीं शताब्दी का जब समय था तो स्पेन देश में मेरूनो ऊन का बनाया गया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो एक भेड़ होती है, भेड़ से प्राप्त होने वाला ऊन का नाम होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्काउरिंग का प्रयोग होता है। जो स्काउरिंग होती है वो किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ये है कि ऊन में, बी ऑप्शन होता है रेशम में, सी ऑप्शन होता है रेयान में, डी ऑप्शन होता है नायलॉन में। आपको बताना है, आप बताओगे जो ऊन वाला होता है ऊन में क्या किया जाता है? स्काउरिंग का प्रोसेस किया जाता है। जब छटाई करते हो, छटाई के जो दौरान जो ऊन की सफाई होती है, धुलाई होती है, घिसाई की जाती है, ये आपका स्काउरिंग में की जाती है। ऊन के रेशे में पसीना, चिकनाई, धूलकड़ और जो अन्य गंदगी होती है उसमें उपस्थित होती है आपके ऊन में, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को साफ करने के लिए क्या किया जाता है? स्काउरिंग किया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊन में मौजूदा जो चिकनाई होती है, धूलकड़ होते हैं, गंदगी होती है, उसको निकालने की जो प्रक्रिया की जाती है क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि स्काउरिंग की जाती है। गंदगी को हटाना ही क्या कहलाता है? स्काउरिंग कहलाया जाता है। इसमें बहुत सारी विधियों को इस्तेमाल किया जाता है। पहले सब साबुन का घोल बनाएंगे, ठीक है, वाष्पिक घोल बनाएंगे, कार्बोनाइजिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, 3 प्रकार के वैसे प्रोसेस करके जो स्काउरिंग की प्रक्रिया की जाती है ऊन में, खास करके ऊन में की जाती है। स्काउरिंग के जो गंदगी के हटाने के काम आती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आप चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। अब ये कहता है क्वेश्चन कि ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। यानी कि ऊन की जो धागे की मोटाई होती है और बारीकी होती है क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ये है काउंट्स, बी ऑप्शन है डेनियर, सी ऑप्शन होता है स्केन, डी ऑप्शन होता है नॉवेल्टी यार्न होता है। यहाँ पे आपको फिलामेंट यानी कि लंबा छोटा नहीं बताना, आपको मोटाई और बारीकी क्या कहा जाता है ऊन का वो बताना है। आप क्या बताएंगे? उसे कहा जाता है काउंट्स कहा जाता है। यानी कि ऊन के धागे की जो मोटाई होती है, बारीकी होती है, उसे कहा जाता है काउंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऊन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है, ठीक है। देखो जो जीवित भेड़ की कटाई की जाती है उस भेड़ का जो ऊन निकल के आता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन ये है फ्लेनल, बी ऑप्शन होता है मोयर, सी ऑप्शन होता है फ्लीस, डी ऑप्शन होता है फेल्ट। आपका राइट आंसर क्या होगा? आप बताना है कि जो जीवित भेड़ की ऊन की जो कटाई की जाती है आपको बताना वो होता है फ्लीस होता है, ठीक है, जो आपकी जीवित भेड़ की होती है। अब आपके यहाँ पे मोयर वाला आप जानेंगे कि मोयर क्या होता है। मोयर आपकी जो अंगोरा बकरी होती है उससे जो ऊन निकाला जाता है वो आपका होता है मोयर होता है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाला होता है। चलिए अब यहाँ पे आपका जीवित भेड़ वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चुनाव करिए। ऑप्शन ए ऊन में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन दूसरा है ऊन में गंधक होता है, तीसरा होता है गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, चौथा है आपके पास ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। अब आपको बताना है, आप क्या बताएंगे? चलिए फटाफट से आप बताइए। देखिए हमने जब ऊन के बारे में बताया था तो हमने क्या बताया था कि आपके बाल में क्या पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ऊन के प्रोटीन को क्या कहा जाता है? केराटिन पाया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा लिखा है ऊन में गंधक होता है। तो हमने ऊन का जब बताया था तो उसमें ये भी बताया था कि ऊन में कितना गंधक पाया जाता है, कितना सल्फर पाया जाता है। आपको बताना है 4% तक के पाया जाता है। हमने जो भी पीछे बताया था उसको आपको याद रखे रहना, तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। तो हमने यही बताया था कि ऊन में गंधक यानी कि सल्फर की मात्रा 4% तक होती है। अब तीसरा में देखिए लिखा है, तो आपका ये दूसरा तो सही हो, पहला फिर से करते हैं, आपको बताते हैं। आपका पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा में देखिए लिखा है गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, यानी कि जब वो ऊन गीला हो जाएगा तो उसकी मजबूती कम हो जाएगी, बिल्कुल आपका सही हो जाता है। लेकिन चौथा वाला लिखा ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता है, ये गलत है क्योंकि उस पर होता है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाते हैं सही, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा किस में है, वो सी वाले ऑप्शन में है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। यहाँ पे चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है ऊन की, देखिए इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि ऊन की दूसरी परत कहलाती है। ऊन में कितने परत होते हैं, ऊन में 3 परत होते हैं। पहले ऑप्शन देखिए लिखा कॉर्टेक्स, बी ऑप्शन होता है क्यूटिकल, सी ऑप्शन होता है मेडुला, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊन की दूसरी परत कहलाती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले प्लीज जो बच्चे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऊन की दूसरी परत को क्या कहते हैं। हमने बताया कि ऊन की कितनी परत होती है, 3 परत होती है। पहली परत को कहा जाता है, आप पहली परत को क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि उसे कहा जाता है क्यूटिकल्स कहा जाता है। सॉरी इसको हटा दीजिए, यहाँ पे ऐड करते हैं। हाँ, उसको क्या कहा जाता है, पहली परत को आप बताएंगे क्यूटिकल्स कहा जाता है। और जो आपकी बीच वाली परत होती है यानी कि मध्य परत होती है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स कहा जाता है। और जो आंतरिक परत होती है, अंत परत होती है, उसे मेडुला कहा जाता है। तो यहाँ भी आपसे पूछा गया ऊन की दूसरी परत, यानी कि ऊन की दूसरी परत यानी कि जो बीच वाली परत होती है वही आपसे पूछा गया है। तो आपके बताएंगे कॉर्टेक्स होती है। जो आपकी कॉर्टेक्स वाली होती है यानी कि मध्य परत जो होती है उसमें जो ऊन की नमी की सोखने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। साथ ही साथ वो रंग प्रदान करता है। ठीक है, रंग को सोखने में मदद करता है, नमी को सोखने में मदद करता है, वो कौन करता है, कॉर्टेक्स होता है। और आपका कोर्टिकल क्या होता है, आपका पहला परत होता है यानी कि बाहरी परत होता है। और आंतरिक परत क्या होता है, ये आपको बताना है मेडुला होता है, जो शक्ति देता है और चमक भी देता है। तो आपका ऊन की दूसरी परत का आपने बताया कॉर्टेक्स इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉट 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 तागे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ये है सूत, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है लीलन, डी ऑप्शन होता है ऊन। फटाफट से आप बताएं कि जो तागे को साफ करने के लिए जो मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है वो किस वाले रेशे में किया जाता है। आपको बताना जो ऊन वाला रेशा होता है यानी कि ऊन को तागे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किस तरह से होती है। अल्पाका यानी कि ऊन की बात हो रही है। अब देखिए ऑप्शन ये है भेड़, बी ऑप्शन है बकरी, सी ऑप्शन होता है ऊंट, डी ऑप्शन होता है खरगोश। अल्पाका का जो रेशा होता है वो आपका भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि भेड़ का जो बाल होता है उससे आपकी अल्पाका की रेशे की प्राप्ति होती है। जो मेरू प्रदेश होता है उसमें अल्पाका का जो मुख्यतः रूप से पाया जाता है। जो आपका अल्पाका वाला जानवर है ना वह जो आपका लामा जानवर होता है उसी की तरह दिखाई दे, यानी कि आपने लामा वाला जानवर देखा है तो आपका जो अल्पाका वाला होता है वो अभी आप जान जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है उससे। और जो आपका अल्पाका वाला रेशा होता है यह लंबा भी होता है, कोमल होता है। लंबे की बात है कि कितना लंबा होता है आपको बताना, इसका मेजरमेंट इंच में किया जाता है, लेकिन कितना 10 से लेकर के 20 इंच तक के होता है। साथ ही साथ रोएदार भी होता है। ठीक है, उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो ज़्यादा महंगे बने की उच्च कोटि वाले होते हैं, उच्च क्वालिटी वाले होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी लंबाई कितनी होती है 10 से लेकर के, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं 20 नहीं होगा, 10 से लेकर के 12 होती है। ठीक है, 10 से लेकर के 12 इंच तक के होती है, जिसके वस्त्र क्या होते हैं बहुत अच्छे वाले होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है। अब आपके सामने अगला नंबर का क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है। ऑप्शन ए है कपास, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन है रेशम, डी ऑप्शन है लिनन। आपको बताना है कि प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, तंतु कौन सा है। आप बताओगे रेशम होता है। साथ ही साथ ये फिलामेंट रेशा होता है। इसका मेजरमेंट जो किया जाता है मीटर में किया जाता है। जो बॉम्बिक्स नाम की कीड़ी होती है, कीड़ा होता है, उससे आपको रेशम की उत्पत्ति होती है। रेशम की अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सा गोद पाया जाता है, आपको बताना है इसमें गोद जो होता है वो होता है सेरेसिन गोद होता है। और आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको बताना है इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आप बताओगे केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। लीलन में कौन गोद पाया जाता है, आपको बताना है पेक्टिन गोद पाया जाता है। अगर रेशम की गोद की बात करें तो आपके बताएंगे सेरेसिन गोद पाया जाता है। ठीक है, जो बॉम्बिक्स बोरी के नाम के कीड़े से प्राप्त होता है, जो
शहतूत यानी कि मलबरी की पत्तियों को खा करके हमको देती है। रेशम की कीड़े का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि रेशम का जो जन्मदाता देश है कौन सा है, आप बताते चीन है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि चीन के रानी की स्टोरी कि कैसे रेशम की जो रेशा होता है वो कैसे प्राप्त किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं, आपका यहाँ पे जो राइट आंसर निकला है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े को कौन से रेशम का निर्माण होता है। ऑप्शन ये है मूंगा रेशम, बी ऑप्शन होता है मोती रेशम, सी ऑप्शन होता है टसर रेशम, डी ऑप्शन होता है एरी रेशम। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण किया जाता है। फटाफट से आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, मैं इसको हटा देती हूँ, आप बताइए तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि एरी रेशम होता। देखो जो आपका सिल्क होता है, ये जो आपका रेशा होता है दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक तो स्वनिर्मित होता है और एक उत्पादिक होता है। तो उत्पादिक मतलब कि वो खुद से तैयार हो जाए, और स्वनिर्मित मतलब कि जो तैयार किया जाए, जबरदस्ती तैयार किया जाए। तो जो जबरदस्ती तैयार किया जाता है यानी कि स्वनिर्मित जो तैयार किया जाता है वो तीन प्रकार से तैयार किया जाता है। एक तो होता है मूंगा रेशम, और एक होता है टसर रेशम, और एक होता है आपका अरंडी रेशम कहे या फिर कहे आप एरी रेशम कहे। तो आपका जो मूंगा वाला रेशम होता है ये अच्छा वाला रेशा होता है, लेकिन इसमें मिश्रित रेशे को प्रयोग करके कपड़े को बनाया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। लेकिन ये जो आपका ओक का पेड़ होता है ना, उससे आपका मूंगा का रेशम का तैयार किया जाता है। और जो आपका टसर रेशम होता है वो खास करके जो बतूल का पेड़ होता है उसमें तैयार किया जाता है, लेकिन इसका रंग कैसा होता है आपको बताना है, भूरा रंग का होता है। भारत में, चीन में, बिहार में टसर रेशम का प्रयोग ज्यादा, उत्पादन ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पे जानो आपका अरंडी कहे या फिर एरी रेशम कहे, तो जो अरंडी का पेड़ होता है वो होता है एरी रेशम होता है। साथ ही साथ सफेद भी होता है, पीला भी होता है, और कैसा होता है? मुलायम वाला रेशा होता है। तो आपको स्वनिर्मित रेशे में तीन प्रकार के होते हैं, मूंगा हो गया, टसर हो गया, और आपका होगा एरी रेशम होगा। उत्पादित रेशम में आपके दो होते हैं, एक को कहा जाता है लपेटा हुआ और एक होता है कटा हुआ। तो लपेटा हुआ यानी कि इसमें जो रेशा होगा वो ऐठन कम रहेगा और बिना ऐठन वाला होगा, लेकिन जो कटा हुआ वाला होगा वो निम्न क्वालिटी वाला होगा और अधिक ऐठन वाला होगा। रंग कैसा होता? फूल भूरे रंग का होगा, यानी कि पीला और भूरे रंग का होगा। तो आपसे अरंडी के बारे में पूछा गया, तो अरंडी के पेड़ से प्राप्त होता है एरी रेशम होता है। अरंडी कहे या फिर एरी कहे एक ही बात है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात रखो, जो बंगाल देश है, असम देश है, इसमें आपकी अरंडी जो उत्पादन किया जाता है ज्यादा मात्रा में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है देखिए कि रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए अम्ल का, बी ऑप्शन क्षार का, सी ऑप्शन अम्ल तथा क्षार दोनों का, डी ऑप्शन होता है विपरीत में से कोई नहीं। रेशम के तंतु पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो किस पे पड़ता है आप बताओगे? क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि रेशम के तंतुओं पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्षार का, वो प्रतिकूल होगा। ठीक है, जो दाग धब्बे होते हैं उसको छोड़ाने के लिए इसका क्षार का दाग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेशम के जो कपड़े पे अगर दाग लग गए हैं तो अगर प्रयोग करोगे तो क्षार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके दाग धब्बे जल्दी से साफ हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, आपका ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से पूरा दिखाई दे। क्वेश्चन कहता है कि रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए चिकना सूत, बी ऑप्शन होता है संयत दीर्घाकार, सी ऑप्शन होता है उच्च सघनता, डी ऑप्शन होता है दोबारा कम नमी पाना। ऑप्शन क्या होगा? आपके पास सही विकल्प हैं ए और बी ऑप्शन होता है बी और सी, डी ऑप्शन होता है सी ऑप्शन होता है सी और डी ऑप्शन होता है ए और डी। आपको सिर्फ इन चार ऑप्शनों में से सिर्फ आपको दो ही लेना है। आप दो लोगे तो कौन सा लोगे? चलिए फटाफट से आप इसका बताइए। तो रेशम का जो भौतिक गुण होता है वो कौन सा होगा? वो चिकना होगा और साथ ही साथ कैसा होगा? संयत दीर्घाकार होगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन लूंगी? ए और बी, यानी कि ए और बी किसमें है? ए वाले ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, बिल्कुल सही हो जाता है। उच्च सघनता, दोबारा कम पानी, ये आपका सही से ऑप्शन नहीं होगा। चलिए फटाफट से आप राइट आंसर बताते चलिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेशम, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि रेशम के धागे के उत्पादन के लिए
कोया कोकिन को प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन कताई है, बी ऑप्शन गोद छोड़ाना, सी ऑप्शन थ्रोइंग, डी ऑप्शन भारत करना, सी ई ऑप्शन छटाई करना, एफ ऑप्शन है रील बनाना। अब आप बताएंगे कि रेशम का जब उत्पादन किया जाता है तो कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जब आपके पास कोकिन निकल जाता है, कोवा पाए जाते हो आप, तो क्या करते हो, सबसे पहले उसकी छटाई करते हो। ठीक है, यानी कि छटाई यानी कि साफ करते हो, कौन आपका लपेटा हुआ है, कौन आपका स्पन वाला है, यानी कि कौन लपेटा हुआ रीलेड है, कौन आपका स्पन वाला है। तो आप क्या करते हो, छटाई करते हो। छटाई करने के बाद आप क्या करते हो, उसकी आप रील बनाते हो। रील बनाने को क्या कहते हैं, रीलिंग कहा जाता है। तो रील बना लिया आपने, उसके बाद क्या करते हैं, थ्रोइंग करते हैं। थ्रोइंग करने के बाद जो आपका रेशा होता है उसकी कताई शुरू कर देते हो। अब आप कताई करते हो तो कताई में क्या किया जाता है, जब कताई करते हो तो उसमें सेरेसिन गोद होता है, तो गोद को क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद क्या हो जाता है, रेशा थोड़ा हल्का हो जाता है। तो हल्का को फिर से समान बनाने के लिए, एक अच्छी उसकी क्वालिटी लाने के लिए उस पर क्या करते हैं, भारत करते हैं, यानी कि वेटिंग करते हैं। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमने सबसे पहले कौन सा चुना था, हमने सबसे पहले चुना था ई वाला चुना था, फिर हमने चुना था एफ। तो ई और एफ किस में है, सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, ई एफ सी ए बी डी। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, फिलामेंट कोर्स ड्यूपियन नाइल किसके प्रकार है। ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है लीलन, सी ऑप्शन है ऊन, डी ऑप्शन है रेशम। कौन से होते हैं आपको बताना है, आप बताओगे, ऑप्शन पढ़ के पता चल गया होगा। रेशम क्या होता है, एक अकलौता प्राकृतिक जगत के रेशा फिलामेंट में काउंटिंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशम की कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। ऑप्शन ये है प्यूपा, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है प्यूपा, बी ऑप्शन है लार्वा, सी ऑप्शन है कोकुन, डी ऑप्शन है कीड़ा। आप बताओगे, क्या बताओगे, आप बताओगे कि रेशम कीट की सबसे निष्क्रिय अवस्था जो होती है वो होती है कोकुन की होती है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र। ऑप्शन ये है रेशम, बी ऑप्शन है शिफॉन, सी ऑप्शन है टेम्पलेट, डी ऑप्शन है चिनोन। रेशम और रेयान से निर्मित जो झीना वस्त्र है वो क्या होते हैं, आप बताने हैं कि वो शिफॉन वाले हैं। यानी कि झीना मतलब क्या, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पारदर्शी है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि इसको जो ताने बाने की जो बुनाई की गई है बहुत सघन नहीं है। ठीक है, यानी कि सटे सटे नहीं, थोड़ा झीना झीना यानी कि दिखाई दे रहा है। तो रेशम और रेयान से जो कपड़ा बना है, तो अगर झीना वस्त्र दिखाई दे रहा है तो आप बताएंगे वो शिफॉन वाला कहलाएगा। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, बी को मैं चुनती हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप तो रेशम को जानते हो कि वस्त्रों की रानी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेशम एक रेशा तंतु है, कैसा रेशा तंतु है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, बी ऑप्शन है खनिज युक्त, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन होता है धातु युक्त। आप क्या बताओगे, रेशम एक रेशा तंतु है, आप बताना कि वो प्रोटीन युक्त रेशा होता है। प्रोटीन कैसा पाया जाता है, आपने शुरू में जान ही लिया, कौन सा हाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है, गोद कैसा पाया जाता है, सेरेसिन पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज में जो तना हो गया, आपका लीलन हो गया, आपका कपास होगा, कापोस, ये कैसा रेशा होता है, सेल्यूलोज वाला होगा। प्रोटीन जगत का कैसा होता है, दो ही रेशा होता है, एक होता है ऊन हो गया, एक होता है रेशम होता है। तो आपका क्या बताना था, रेशम कैसा रेशा होता है, ये प्रोटीन जगत का रेशा होता है, यानी कि प्राणिज जगत का रेशा होता है, प्राकृतिक में काउंटिंग होता है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रेयान रेशे का व्यास निर्भर करता है। ऑप्शन है कच्ची सामग्री पर, बी ऑप्शन होता है आपके पास है कोलाइडल घोल पर, सी ऑप्शन होता है स्पिन रेट के छिद्रों पर, डी ऑप्शन होता है रेशे को खींचने की गति पर। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, तो आपके बताएंगे रेयान रेशे का व्यास निर्भर करता है, आपको बताना है कि स्पिन रेट के छिद्रों पे करता है, यानी कि जो आपका रासायनिक रेशा होता है, तो जो स्पिन रेट होता है उसमें जो छिद्र की मात्रा होती है मनुष्य के अनुसार होती है, मनुष्य को जैसा करना होता है वो अपने तरीके से धागे को मतलब रेशे को मोटा पतला बड़ा छोटा कैसे कर सकता है।
तो आपको बताना होगा कि स्पिन रेट के छिद्रों के आधार पर रेयान के रेशो को बनाया जाता है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में होता है, मनुष्य को जैसा करना होगा वो कैसा कर लेगा। तो आपको कौन बताना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। स्पिन रेट आपका ऐसे बनाया होता है, इसमें घोल को डाल देते हैं, उसके बाद में छिद्र के द्वारा क्या होता है वो रेशा निकलते हैं, फिर उसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद क्या करते हैं, छिद्र मतलब क्या करते हैं, उसको रेशे की कटाई उताई करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। मैं इस छोटे से मतलब यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी, जब अगला क्वेश्चन अगला जब आपका वीडियो लेकर आऊंगी रेयान का, तो उसमें आपको बताऊंगी कैसे कैसे उस पर प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब आपसे पूछा गया है रेयान को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है मानव निर्मित, ऑप्शन सी होता है ब्लेंडन, डी ऑप्शन होता है मिनरल। आप क्या बताओगी, रेयान कैसा रेशा होता है? रेयान आपको बताना, तो आपको ऑप्शन पढ़ के पता चल गया कि कैसा रेशा होता है। फटाफट से आप बताइए कि कैसा रेशा होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक रीजेनरेटर रेशा, यहाँ पे लिखा है मानव निर्मित जंतु फाइबर। तो मानव निर्मित रेशा होता है, लेकिन ये जंतु फाइबर नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है, प्राकृतिक और रीजनरेटर, यानी कि दोबारा प्रोसेस किया जाता है ना, यानी कि प्राकृतिक जो रेशा होता है और रासायनिक, इनको दोबारा से प्रोसेस करके जो रेशा बनाया जाता है वो रेयान होता है। कुछ लोगों ने बताया होगा कि मानव निर्मित रेशा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो देखिए लिखा लास्ट में जंतु फाइबर नहीं होता है, ये प्राकृतिक और रीजनरेटर रेशा होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा? ऑप्शन आप कहेंगे कि ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। ऑप्शन ये है नम वेट कताई, बी ऑप्शन होता है झोंका ब्लो कताई, सी ऑप्शन होता है शुष्क ड्राई कताई, डी ऑप्शन होता है गलन मेल्ट कताई। आपको बताना है, आप बताएंगे कि जो आपका नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं वो बनते हैं गलन मेल्ट से बनते हैं। ठीक है, गलन मेल्ट वाली कताई से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे याद कर लो, जो आपका नायलॉन होता है इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है, सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है डॉक्टर केराथॉर्स ने की थी, 1938 में की थी। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रेशा होता है जिसे कहा जाता है बहुलक रेशा, जो पॉलीमाइड से बनता है। नायलॉन रेशा जो पॉलीमाइड से बनता है, बहुलक रेशा होता है, जिसकी स्थापना 1938 में डॉक्टर केराथॉर्स ने की थी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेल्यूलोजिक है? ऑप्शन ये है नायलॉन, बी ऑप्शन होता है रेयान, सी ऑप्शन होता है एसीटेट, डी ऑप्शन होता है ट्राई एसीटेट होता है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। आप क्या बताएंगे, फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। आप बताओगे कि नायलॉन वाला होता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है कपास के रेशे की लंबाई होती है। ऑप्शन ये है 1/2 इंच से लेकर के 2.5 इंच, बी ऑप्शन होता है 1/2 इंच से लेकर के 5 इंच, सी ऑप्शन होता है 1.5 इंच से लेकर के 2.5 इंच, डी ऑप्शन होता है 12 इंच से लेकर के 20 इंच। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों बताएंगे? क्योंकि जो कपास के रेशे की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 1.5 से लेकर के 2.5 इंच होती है। अगर मैं पेड़ की बात करूँ 3 से लेकर के 5 फीट होती है। आपका जो कपास का रेशा होता है उसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, मापन किस में किया जाता है? आपको बताना है इंच में किया जाता है। आपका जो कपास का रेशा है ये कैसा रहता है, रेशा होता है, ये प्राकृतिक रेशा होता है जो आपको सेलुलोज जगह से मिलता है, बेज से मिलता है, वनस्पतिक रेशा होता है। और इसे कपास के रेशों में बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसे इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है, यानी कि इसे कपड़ों का राजा कहा जाता है। बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए आपके पास क्वेश्चन है तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ये है रेशम, ऑप्शन बी है ऊन, सी ऑप्शन में है नायलॉन, डी ऑप्शन में है कपास। चलिए फटाफट से बताइए कि जो आपका ताप का अच्छा सुचालक होता है, सुचालक मतलब क्या, कि अगर गर्मी में आपको गर्मी लगती, जो कपड़ा आपको गर्मी में आपको ठंडी प्रदान करता है, इसका मतलब कि सुचालक है। अगर आपको वो गर्मी देता है तो इसका मतलब कुचालक है। तो ताप का आपका अच्छा सुचालक यानी ताप में आपको ठंडा प्रदान करता है, वो कौन सा रेशा होगा, वो कौन सा कपड़ा होगा, आपको इसमें बताना है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वो कपास होता है, बल्कि रेशम ऊन ये क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। सुचालक मतलब क्या होता है? तो सुचालक मतलब ये होता है जिसे आप गर्मी के मौसम में पहनने पर आपको गर्मी नहीं लगती, बल्कि आपको शीतलता, आपको ठंडा अनुभव होता है, वही आपका सुचालक होता है। और कुचालक यानी कि जब गर्मी के मौसम में अगर पहनोगे तो आपको गर्मी प्रदान करेगा, तो इसका मतलब कि ये क्या होता है, ये कुचालक होता है। तो इसे आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है? लीलन है, बी ऑप्शन में रेशम, सी ऑप्शन में कपास, डी ऑप्शन में जूट। आप क्या बताओगे? कपास बताओगे। अगर मैं वस्त्रों की रानी कहूँ यानी कि किंग ऑफ
क्वीन कहूँ तो आप कौन बताएंगे? आप रेशम को बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी है विकेलेबिलिटी, सी ऑप्शन होता है लॉक, डी ऑप्शन होता है प्रतिस्पंदन। आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटिन या क्यूटिन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ये होता है कि एक बीज का पौधा, ऑप्शन बी होता है खेती करने योग्य पौधा, ऑप्शन सी होता है एक वनस्पति पौधा, ऑप्शन डी होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताएं। आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? देखिए जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो आपका कॉटन शब्द होता है यानी कि कपास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉटन कहा जाता है। तो जो कपास का अंग्रेजी शब्द कॉटन है, कॉटन किससे बना है ये बताना है कि आपको अरेबिक शब्द कहें कि या फिर अरबी शब्द कहें, अरबी शब्द के क्यूटन कहें या फिर कॉटन कहें, इससे लिया गया है जिसका अर्थ ये होता है कि जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। तो मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगी? मैं डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक पौधा वाला पौधा, एक बीज का पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा यानी कि सार्वभौमिक जो रेशा होता है वो आपका होता है कपास होता है, कॉटन होता है, इसीलिए इसका यूनिवर्सल नाम ही पड़ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपसे यहाँ पे उत्पादन की प्रक्रिया पूछा गया है। मैं यहाँ पे इसको आपको छोटा करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन ये है कंघी करना, ऑप्शन पहला है कंघी करना, दूसरा ऑप्शन है खेती करना, तीसरा है खोलना और आपस में मिलाना, फोर्थ वाला है बिनोले निकालना और गांठ बांधना, पांचवा है कटाई करना, छठवां है पोनी बनाना, सातवां है धुनना। आप बताइए इसका जब आप प्रोसेस करोगे, चरण में लगाओगे तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले क्या करते हो, आपको क्या करना है, पहले आप खेती करोगे यानी कि आपके पास बीज है, तो यहाँ पे मिट्टी की बात नहीं की गई, जलवायु की बात नहीं की गई। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे बताना है कि पहले सबसे क्या करोगे, खेती करोगे यानी कि बीज को लगाओगे। बीज निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे जो बीज को लगाया उसके बाद में आपका फसल तैयार हो गया है, कपास आप तैयार हो गया है, तो आप उसको क्या करते हो, उस कोए को इकट्ठा कर लेते हो। इकट्ठा यहाँ पे बात लिखा नहीं है, तो आप क्या करोगे, बिनोले निकालोगे। बिनोले मतलब कि कपास के जो बीज होते हैं वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, गांठ को बांधोगे। उसके बाद में क्या करोगे, उसे खोलोगे। खोलने के बाद आपस में फिर मिलाओगे। आपस में मिलाने के बाद क्या करोगे, आप उसकी धुनाई करोगे। धुनाई करने के बाद आप क्या करोगे, धुनाई क्यों करोगे, क्योंकि इसमें जो गंदगी लगी है आसानी से साफ हो जाए। धुनाई करने के बाद आप क्या करेंगे, कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद आप उसमें पोनी बनाएंगे। पोनी बनाने के बाद अब यहाँ पे आपने कंघी कर लिया, पोनी करे, उसको पोनी बना करके अब आप क्या करते हो, कताई वाले मशीन में डाल दोगे, जिससे आपका धागा बन के तैयार हो जाए। यानी कि आपका लास्ट वाला क्या होता है, 5 मिलता है। तो 5 तो इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब देखिए और किसमें, अब आपके क्या तुक्का लगाओगे, आपको पहले चुनना है कौन सा ऑप्शन, आपको दूसरा वाला देखिए, तो दूसरा तो इसमें भी है, दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें। ठीक है, तो आपका ये तो होगा ना, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 तो है नहीं, तो आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाता है। उसके बाद हमने दूसरा चुना था, हमने चौथा चुना था, फिर हमने तीसरा वाला चुना था। तो दूसरा चौथा तीसरा किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, यानी कि दूसरे में भी है, सी वाले ऑप्शन में भी है और हमारा डी ऑप्शन में है। तो यानी कि हमारा ए और बी दोनों खत्म हो जाता है, सिर्फ हमें सी और डी में ढूंढना है। अब देखिए सी और डी में कौन सा होगा, देखिए हमने दूसरा चुना था, हमने चौथा चुना था, फिर हमने तीसरा चुना था, उसके बाद में हमने चुना था सातवां वाला। तो सातवां किसमें में है, देखिए आपका सी वाले ऑप्शन में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐठी और कोशिकानुमा रचना देखती है तो वह रेशा होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। ऑप्शन ये है सूती, बी ऑप्शन है रेयान, सी ऑप्शन है रेशम, डी ऑप्शन है ऊनी। आप क्या बताएंगे, फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। चलिए बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया कि रेशम में सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐठी और कोशिकानुमा रचना देखी जाती है तो वह रेशा होता है। कैसा होता है आपको बताना है, वो सूती वाला होता है। ठीक है, जब कपास का रेशा आप देखते हो तो उसमें 2 परत होती है, आंतरिक परत होती है और प्राथमिक दीवार होती है। प्राथमिक को क्यूटिकल कहा जाता है, द्वितीय को ल्यूमन कहा जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, सूती कपड़ा जलता है तो उससे निकलती है। आपको बताना है सफेद लो, बी ऑप्शन नीली लो, सी ऑप्शन पीली लो, डी ऑप्शन होता है नारंगी लो। तो कैसा लो होगा, आपको बताना है कि सूती में जो लौ निकलेगा वो पीली लो होगा। सूती वस्त्र में सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज पाने के कारण जब से आप इसे जलाओगे ना तो इसमें जो आपका परिवर्तन होगा पीली लो होगा, क्योंकि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिससे आप जिसे जलाओगे ना तो क्या होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इस कारण से जो पीली लो के साथ जलता है और कैसा रखने
निकलेगा, आप बताना है कि उसका रंग जो होगा वो भूरे रंग का होगा। चलिए यहाँ पे आपका पीली लो वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया में कम होती है। ऑप्शन ए है फेल्टिंग, बी ऑप्शन होता है मर्सराइजिंग, सी ऑप्शन होता है सनफ्राइजिंग, डी ऑप्शन होता है कैलेंडरिंग। इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होता है। सनफ्राइजिंग क्या होता है? सनफ्राइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह होता है जो हमें ये प्रमाण देता है, हमें ये गारंटी देता है कि इस कपड़े को आप बार-बार धुलोगे ना तो ये आपका कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। यानी कि सनफ्राइजिंग क्या होता है? सनफ्राइजिंग एक फिनिशिंग होती है, ये वस्त्र को सिकुड़न को रोकने के लिए ये चीज की जाती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ये एक फिनिशिंग का नाम होता है, प्रिसिजन का नाम होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा हुआ बल खाते हुए फीते के समान दिखाई देता है। ऑप्शन ये है ऊन, बी ऑप्शन होता है रेशम, सी ऑप्शन होता है नायलॉन, डी ऑप्शन होता है कपास। चलिए फटाफट से आप बताएं। देखिए हमने बताया था कि जो आपका कपास का रेशा होता है जब आपसे सूक्ष्मदर्शी से देखोगे ना तो यह चपटा दिखेगा, बल खाते हुए दिखेगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपने जो अगला क्वेश्चन देखा था वो आपसे प्रक्रिया में पूछा गया था तो आपको इंग्लिश में बताना था। अब यहाँ पे आपको बताना है, आपको यहाँ पे बताना है इंग्लिश वाले में। इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्या पूछा आपसे क्वेश्चन कि सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। यहाँ पे आपको अंग्रेजी में बताना, वहाँ पे आपको हिंदी में बताना था कि आपको कंघी करेंगे, खेती करेंगे, पोनी करेंगे, कटाई कराई, ठीक है आपने किया था। अब यहाँ पे बताइए ऑप्शन ये है सिजिंग, दूसरा है प्रिंटिंग, तीसरा है ब्लीचिंग, चौथा है आपका स्काउरिंग, पांचवा है क्योरिंग और योम हीट सेटिंग और आपका लास्ट में है डिसाइडिंग। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, जब हमने इसका उत्पादन का प्रक्रिया देखा था, ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले क्या देखा था? हमने देखा था उसकी सीजिंग करते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन में कौन होगा? पहला वाला होगा, ठीक है, यानी कि आपका पहला होगा, यानी कि सीजिंग करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? सूती कपड़े के बनाने के लिए डिसाइडिंग करेंगे, यानी कि आपका पांचवा वाला हो जाएगा, पांचवा नहीं छठा वाला होगा। उसके बाद में क्या करेंगे? स्काउरिंग करेंगे, स्काउरिंग करने के बाद क्या करेंगे? ब्लीचिंग करेंगे, ब्लीचिंग करने के बाद क्या करेंगे? प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग के बाद लास्ट में क्या करेंगे? क्योरिंग करेंगे और हीट सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आया? यानी कि हमने कौन सा चुना था? हमने कौन सा चुना था? हमने पहले चुना था पहला वाला ऑप्शन चुना। तो पहला कौन से ऑप्शन में है? पहला से पहले वाले सी ऑप्शन में है और ए वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो यानी कि बी और डी आपका खत्म हो जाता है। तो हमें कौन से में ऑप्शन में ढूंढना है, हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हमारा कौन ऑप्शन निकल के आएगा? हमारा बी और सी में हमें देखना है, तो हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। यानी कि हमारा सी, और पहला हमने चुना था, फिर हमने छठवां चुना था, फिर तो इसका राइट आंसर होगा पहला हमने चुना था यानी कि सिंजिंग चुना था। उसके बाद में हमने कौन सा चुना था? हमने लास्ट वाला यानी कि छठा। तो पहला और छठा किसमें है? हमारा सी वाले ऑप्शन में, यानी कि हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से क्या कपास के उपयुक्त नहीं है, यानी कि कपास में क्या ऐसा उपयुक्त नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ये है आपके पास, ऑप्शन ये है मूल रंजक, बी ऑप्शन होता है बिखरा डिस्पर्स रंजक, सी ऑप्शन होता है प्राग जैविक रंजक, डी ऑप्शन होता है टंकी रंजक। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कपास की उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त जो नहीं है आपको वही बताना है। चलिए बताएं फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के साथ शेयर भी क्लास को करिए, ठीक है, ताकि उनको भी क्लास का आनंद मिल सके, उस क्लास को लाभ उठा सके। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपको बताना है बी ऑप्शन हो, यानी कि जो डिस्पर्स होता है रंजक होता है, जो कपास के लिए बिखरा डिस्पर्स रंजक आपको उपयुक्त नहीं माना जाता है, यानी कि आपसे नहीं पूछा गया है। अगर है की बात करें तो ये आपका तीनों हो जाएगा, अगर नहीं की बात करें तो आपका बिखरा यानी कि डिस्पर्स जो रंजक होता है वो आपका नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका कपास का रेशा होता है वो आपने शुरू में जाना क्या होता है? भारत यानी कि जन्मदाता देश कहलाता है। जो विश्व में यानी कि पूरे विश्व में कुल वस्त्र जो तंतु होता है 70 भाग कपास का ही होता है। जो आपका कपास का रेशा होता है वो ब्लीचिंग के द्वारा कपास में जो सफेदी होती है उसको लाई जाती है और कैलेंडरिंग से की जाती है क्या? उसकी चमक को बढ़ाई जाती है। तो हमने यहाँ पे कितना क्वेश्चन बताया? हमने 3-4 क्वेश्चन बताया कि इस पे जो आपका उपयुक्त रंग नहीं है, ठीक है, कौन सा है? बिखरा और डिस्पर्स है। और जन्मदाता देश कौन सा है? भारत है। इसके अलावा हमने क्या बताया कि ब्लीचिंग क्या करते हैं? सफेदी लाने की करते हैं। कैलेंडरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कपास की चमक बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन है सूती, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है टेरिलॉन, डी ऑप्शन होता है डेक्रो। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सूती वाला होगा, यानी कि अगर आपको तौलिया लेना है तो सूती वाला कपड़ा का चुनाव करो। क्यों? क्योंकि इसमें नमी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, साथ ही साथ इसका मजबूती भी ज्यादा
ज़्यादा होती है, ताकि ये क्या हो जाए साथ ही साथ ये भी आपने पढ़ा कि इसमें घर्षण की भी प्रोसेस की जाती है, फ्रीजिंग की जाती है, दबाव को सहने के लिए इसमें प्रोसेस की जाती है। तो इन सब के इतने सारे जो फ़ायदे होते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, तौलिया जो लेते हैं वो सफ़ेद वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें घर्षण यानी कि दबाव की सहने की क्षमता होती है। इसके अलावा इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, मजबूती इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसी सब क्वालिटी को देखते हुए क्या करते हैं, सूती कपड़े का चुनाव करते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन-सा कपास का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है फाइब्रोइन, बी ऑप्शन होता है केराटिन, सी ऑप्शन होता है सेलुलोज, डी ऑप्शन होता है पॉलीमर्स। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो कौन-सा होगा कि कपास का रासायनिक नाम है। आप क्या जानते हो इसे कपास का रासायनिक नाम अगर हम बताएँ तो कितना होता है, क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज कपास में सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है कि 90% होती है, 90 से लेकर के 95% होती है। सेलुलोज क्या होता है? एक कपास का एक रासायनिक नाम होता है जो प्राकृतिक रेशा होता है। सेलुलोज, रुई, लकड़ी, जूट ये सब क्या होते हैं? एक मुख्य एक अवयव होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसमें कितना पाया जाता है? 90 से लेकर के 95% सेलुलोज मात्रा पाई जाती है आपके कपास में। चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से क्रियाएं करवाई जाती हैं। ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, बी ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन होता है सी ऑप्शन होता है सोडियम परबोरेट, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से आप बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा कि सूती वस्त्र पे पारदर्शी और कड़ा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? आपके बताएंगे इस पे जो प्रक्रिया की जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की जाती है, ठीक है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? एक अत्यंत ही सक्रिय अकार्बनिक अम्ल होता है जिसके प्रयोग से जो सभी आधुनिक उद्योग होते हैं उसमें ये प्रोसेस किए जाते हैं। जो शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो रंगहीन होगा, गंधहीन होगा और तेल जैसा तरल होगा, ठीक है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? आप देखिए कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। ऑप्शन ए गोलाकार, बी ऑप्शन होता है आयताकार, सी ऑप्शन चौड़ा, डी ऑप्शन होता है लंबा। आप क्या बताएंगे कि कपास का तंतु अनुप्रस्थ काट जो दिखाई देता है हमें लंबा दिखाई देता है, यानी कि जो आपका कपास के तंतु होते हैं अगर उसकी अनुप्रस्थ काट दी जाए ना तो उसके बीचों बीच में एक नली दिखाई देती है। तो जो आपकी नली होती है कपास के किसी भी तंतु के आंतरिक काट को देखा जाए तो इसकी जो रचना होगी वो चपटी होगी, बल खाते हुए होगी, फीते समान होगी और क्या होगा? ये लंबा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कपास वाला के ऑप्शन का, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है यूएसए, डी ऑप्शन में है चीन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें अच्छा लगेगा जब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितना नॉलेज होता है। चलिए मैं अपनी क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? अगर नहीं किए हो तब, अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, प्यारा से कमेंट करना। कमेंट में आप ये बताना कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। कल मिलेंगे एक नई क्लास में। अगर कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत हुई हो, ठीक है, अगर मुझे कुछ वीडियो में सुधार करना है तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो भी अच्छा लगा हो तो कल दोबारा जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर दोबारा पढ़ने के लिए आना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।